गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और उसके कई केसेस हमने देखे थे। केस नंबर 1 देखा था कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुई तो कोई फोर्स नहीं लगता था। केस नंबर 2 हमने देखा था कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई तो पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड से गोल 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 घुमा देता था। कोई स्पीड में चेंज नहीं होता था लेकिन उसे गोल गोल घुमा देता था। तो हमने उसका रेडियस भी निकाला था, हमने टाइम पीरियड निकाला था, फ्रीक्वेंसी निकाला था। अब केस थर्ड क्या है कि वेलोसिटी ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कंटिन्यू कर जाते हैं केस 2 के बाद केस थर्ड से। क्या है केस थर्ड मेरा? व्हेन वी मेकिंग एन एंगल अदर देन 0 कह लो या 180 कह लो या 90 कह लो विथ बी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थीटा 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, एक्सेट्रा लाइक दिस, ऐसा। तो ये केस थर्ड देखें हम। सिचुएशन देख लिया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। ओके, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। इससे एक एंगल दिखाना है ना, इसलिए मैं परपेंडिकुलर नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं। और यहां पर वेलोसिटी ऐसे है। वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है, जो कि ना तो 90 डिग्री है, ना 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है। तो इस केस में देखो हमने दो केसेस कर लिया है। क्या? वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुई तो, और वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई तो। पैरेलल हुई कोई फर्क नहीं, परपेंडिकुलर हुई गोल गोल घुमा देगा। तो हम इस वेलोसिटी को दो भागों में ब्रेक कर लें। एक वेलोसिटी इसके पैरेलल हो जाएगी और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। पैरेलल अनअफेक्टेड और परपेंडिकुलर गोल गोल घूम जाएगा। ओके, तो V क्रॉस B देखो, परपेंडिकुलर के हिसाब से देखो तो V परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल से तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। V साइन थीटा परपेंडिकुलर क्रॉस B अंदर की तरफ जाएगा, यानी वो ऐसे चला था परपेंडिकुलर वेलोसिटी, लेकिन अंदर की तरफ अब ऐसे सर्कल बना लेगा। अब देखो V साइन थीटा सर्कल बनाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। V कॉस थीटा अनअफेक्टेड रह जाएगा, यानी परपेंडिकुलर सर्कल भी बन रहा है और V साइन थीटा से आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे 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 हेलिकल पाथ, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। अब सिंपल प्रोजेक्टाइल याद करो ना। प्रोजेक्टाइल में आप देखो क्या होता था। अगर प्रोजेक्टाइल से पहले आप ग्रेविटी के अलोंग एक पत्थर फेंके तो ऐसे गया, एक मिनट, पत्थर ऐसे गया ऊपर और ऐसे ही नीचे आ गया। ओके, मोशन इन 1D। लेकिन अगर वो प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंका गया था तो उसका एक कंपोनेंट इधर भी था, तो ऐसे ऐसे हो ही रहा था, साथ ऐसे भी जा रहा था, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे बन गया था। वही कहानी कुछ यहां V साइन थीटा जो है गोल गोल घूम रहा है और साथ के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे हेलिक्स बन गया। बात समझ में आ रही है? तो चलो मैं हेलिकल पाथ इसका बना देता हूं, स्प्रिंग कॉइल की तरह हेलिकल पाथ। तो ये हो गया कुछ पाथ ऐसा डियर है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से हो गया इसका हेलिकल पाथ, राइट। अब इस हेलिकल पाथ में देखो एक सर्कल भी कंप्लीट कर रहा है और आगे भी बढ़ते जा रहा है। ये सर्कल भी कंप्लीट कर रहा है ऐसे और आगे भी बढ़ते जा रहा है। बात क्लियर हो रही है? तो एक टाइम पीरियड में पहले हम दो चीज निकालेंगे कि अगर सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो भाई सर्कल का रेडियस क्या है, और आगे भी बढ़ते जा रहा है तो एक जब सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो उतना में वो कितना आगे बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं पिच। ये दूरी हमारी हो गई क्या? PITCH, पिच। ये भी हम निकालेंगे। दो केसेस बने, राइट। तो देखो सर्कल किसने बनाना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और केस 2 में जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर था तब हम देख चुके थे कि रेडियस जो सर्कल बनता है उसका रेडियस होता है mv/qb।
पर वहां वेलोसिटी परपेंडिकुलर था, तो यहां हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है और पैरेलल कंपोनेंट ये है, यानी यहां पर हम v का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ले लेंगे बाई क्यू बी। बात क्लियर है? और टाइम पीरियड भी हमने निकाला था, याद करो, टाइम पीरियड भी हमने निकाला था, दैट वाज 2 पाई m बाई क्यू। ओके, तो टाइम पीरियड को तो वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं था, तो ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल, इसमें तो v का कंपोनेंट आता ही नहीं है। तो ये हो गया। अब इस एक टाइम पीरियड किसे कहते हैं जितना में वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेता, पर वो एक सर्कल कंप्लीट करने के दरमियान आगे भी बढ़ गया, तो कितना आगे बढ़ गया उसको हम पिच कहे, जितनी इसकी आगे बढ़ने वाली पैरेलल वाली वेलोसिटी थी, दैट इज v cos थीटा। तो v cos थीटा की स्पीड से ये पूरे टाइम पीरियड में जब तक कि सर्कल एक कंप्लीट नहीं हुआ जो आगे बढ़ता रहा, तो पिच कितना हो जाएगा, पिच कितना हो जाएगा, जो उसकी पैरेलल वाली वेलोसिटी थी, जो उसकी पैरेलल वाली वेलोसिटी थी वो इस टाइम पीरियड में इसके साथ चलता रहा। पैरेलल वाली वेलोसिटी आपकी थी v का cos थीटा और टाइम पीरियड क्या है 2 पाई m बाई क्यू बी। तो यही बन गया पिच 2 पाई m v का cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, ये बन गया पिच। डायरेक्ट फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है कि याद ही करो, अगर टाइम पीरियड आपको पता है तो सीधे v cos थीटा इंटू कर लिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये अलग से याद करो, ये फॉर्मूला आपको पता है पहले से। राइट, बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, अब इसके इस फॉर्मूले पे हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहां टाइम पीरियड, रेडियस और पिच, इस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। रेडियस mv sin थीटा बाई क्यू बी, टाइम पीरियड तो वही 2 पाई m बाई क्यू बी, और पिच इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी। चलो, ये फॉर्मूला हो गया, हमारे पास आ गया। अब हम एक प्रॉब्लम है का बीम ऑफ प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितना 0.3 टेस्ला। द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा हमारा आ गया 60 डिग्री। फाइंड रेडियस एंड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। चलो, क्या क्या दे रखा है, पहले अगर मैं डेटा की बात करूं तो क्या क्या दे रखा है मेरे पास वेलोसिटी दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.3 टेस्ला, 3 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस 1 टेस्ला कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास एंगल दे रखा है, एंगल है 60 डिग्री, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है, और दे रखा है थीटा 60 डिग्री निकल गया, ये और ये। मुझसे पूछा है कि रेडियस क्या होगा, मुझसे पूछा है कि पिच क्या होगा, बताओ। अगर वेलोसिटी इतना है तो वेलोसिटी का एक हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, जो कि हो जाएगा v का cos थीटा। वेलोसिटी cos 60 मींस sin 30 वेलोसिटी बाई 2 हो जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का sin थीटा, वेलोसिटी का sin थीटा, वेलोसिटी का sin 60 डिग्री, यानी वेलोसिटी का sin 60 कितना हो गया, √3/2। ओके, ये वेलोसिटी सर्कल बनाएगा, इस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, तो सर्कल जो बनेगा रेडियस, उसमें v कौन सा हम लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई क्यू बी हो जाएगा। मास कितना होता है, बात प्रोटॉन की हो रही है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। परपेंडिकुलर वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं v/2। v कितना है मेरा, v है 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 का √3/2 आ गया। नीचे क्यू क्या है, प्रोटॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ऊपर जाके 10 टू द पावर 19 पॉजिटिव हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो 3 10 टू द पावर माइनस 1 ऊपर जाके 10 टू द पावर 1 हो गया। राइट, देखो, अगर आपके ऑप्शंस बिल्कुल पास ना हो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। जैसे मैं 1.6 को 1.67 से उड़ा दे रहा हूं, 2 दूना हो गया 4, तो क्या बचा 2√3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 2 इंटू √3 1.73 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। अब 10 के सारे पावर देख लो, 19 24 25, 19 5 24 और 1 25 और 27, 10 टू द पावर माइनस 2,
10⁻², यानी ये चीज को हम सेंटीमीटर कर देंगे, रेडियस निकाल रहे हैं ना, और ये हम यहां ऑपरेट कर ले रहे हैं। 2 × 1.73 कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 17 दूनी 34, 3.46/3, ये कितना हो जाएगा, लगभग 1.1 और 5, 1.15 सेंटीमीटर रफली। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी हमने किया था तो यहाँ ले लेना, क्योंकि 1.6 और ये 1.67 था, तो थोड़ा इससे ज्यादा आ जाएगा, मतलब 1.2 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर के आसपास ही आ जाएगा, राइट। रेडियस निकल गया, रेडियस को साइड में हमने लिख लिया कितना, 1.2 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, अगला चीज क्या है, पिच। पिच की बारी है, मिटा दूं, क्लियर, ओके। पिच का मतलब हुआ जो वो आगे बढ़ रहा है, तो आगे किस कंपोनेंट से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है वो अपने पैरेलल कंपोनेंट से आगे बढ़ रहा है, वो उतने पैरेलल कंपोनेंट से। तो v का जो पैरेलल कंपोनेंट था इनटू एक टाइम पीरियड में जितना जाएगा। तो पहले हम ना एक काम करें कि हम टाइम पीरियड को निकाल लें। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, राइट, यानी 2 × पाई 3.14 इंटू मास कितना है जी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, चार्ज कितना 1.6 और 10 का पावर -19 ऊपर चला गया, 10⁻19 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.33 इंटू 10 का पावर 1। क्लियर, क्लियर। अब यहां पर देखो, मोटा मोटी अगर मैं इसको इससे उड़ाऊं तो 1.05 जाएगा, और 1.67 को रफली मैं इससे उड़ा दे रहा हूं, तो 105 दूना 210 यानी 2.10। 2.10, अब पावर एडजस्ट करो, 19 20 10⁻⁻7, 2.10 इंटू 10 का पावर -7 सेकेंड। टाइम पीरियड देखो, माइक्रो सेकेंड से भी कम सेकेंड में ये घूम गया, एक चक्कर लगा लिया, और इस टाइम पीरियड में ये आगे भी बढ़ेगा, जो पिच ट्रेवल करेगा। तो पैरेलल कितना, v का cos थीटा इसी टाइम पीरियड में जाएगा। v का cos थीटा हमने कितना निकाला था, cos 60 sin 30 v/2 इंटू टाइम पीरियड, ओके। वैल्यू पुट करो भाई, v कितना दे रखा है, 4 × 10⁵/2, टाइम पीरियड कितना आप निकाले हो, 2.1 इंटू 10 का पावर -7, तो -7.5 10⁻⁻2 ये सेंटीमीटर बना देगा, इसको अलग कर लो। और 2 दूनी 4, 21 दूना 42, यानी कि लगभग 4.2 सेंटीमीटर पिच बन गया। कितना बन गया, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैलकुलेशन में देख लेना, ये रफली हम 1.6 को 1.67 से उड़ा देने पे ज्यादा एरर नहीं आता, पर अगर जो ऑप्शंस बिल्कुल पास हो तब तो और ज्यादा एक्यूरेट करना पड़ेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, हमने इन फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ लिया, केस 3 हमने देख लिया। अब हम जो ये तीनों केसेस का जिक्र हुआ, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये बात आई थी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स की बात, मूविंग चार्ज पे। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, दोनों एक साथ हो, तब हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स मींस वो मैग्नेटिक फील्ड में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है टुगेदर, तब उस पर क्या फोर्स लगेगा, चलो देखते हैं। इसको इरेज करें, ओके, मिटाता हूं मैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो तो नाम दिया जाता है लॉरेंज फोर्स, LORENTZ, लॉरेंज। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस चार्ज पे जो टोटल F नेट लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स QE भी लगेगा प्लस QV क्रॉस B भी लगेगा। तो हम दोनों ले लेंगे, नाम दे दिया गया लॉरेंज फोर्स। इन दोनों फील्ड को इकट्ठे लगा करके कई एप्लीकेशंस, कई इनफैक्ट डिवाइस बनाए गए हैं। उसमें से एक डिवाइस एक एक करके देखते हैं। एक है वेलोसिटी सिलेक्टर, एक है साइक्लोट्रॉन। तो पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है।
वेलोसिटी सिलेक्टर मीन्स मुझे एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकुलर स्पीड का चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। आपका मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ और इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इस फील्ड में आप एक चार्ज पार्टिकल को भेजो, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि प्रोटॉन ही है, प्रोटॉन ले लिया, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाया, कितना Q इंटू ई, और V क्रॉस B अंदर ऊपर की तरफ क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग गया इस पे ऐसे FB। देखो अगर ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर हो, मैग्नेटिक फोर्स वो कितना जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा QVB इस, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो साइन 91 हो जाएगा। वैसे QVB साइन थीटा होता है, तो यहां देखो QVB हो गया। अगर हम E और B का मैग्नीट्यूड इस तरह से सिलेक्ट करें कि QE इज इक्वल टू QVB हो जाए, तो ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे चला जाएगा। मान लो इस प्रोटॉन बीम में, जो यहां से भेजा गया था प्रोटॉन बीम, उसमें डिफरेंट वेलोसिटी के प्रोटॉन पार्टिकल्स थे, ओके। तो जो दूसरी अदर वेलोसिटीज वाले होंगे वो इधर चले जाएंगे या इधर चले जाएंगे। मान लो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, तो वेलोसिटी ज्यादा थी तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगा, वो इधर चला जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और सीधा वो वेलोसिटी का पार्टिकल जाएगा, उस वेलोसिटी का प्रोटॉन जाएगा जिसका QE QVB एग्जैक्टली कैंसिल हो जा रहा है। तो उस वेलोसिटी का पार्टिकल मुझे अगर चाहिए, तो मैंने कहा कि QE बराबर हो जाना चाहिए QE बराबर हो जाना चाहिए QVB, ओके। Q गया और वो वेलोसिटी मेरी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। तो इस डिवाइस का नाम क्या था, वेलोसिटी सिलेक्टर, क्योंकि मैंने एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट कर लिया, जिसको आगे एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, स्ट्राइक वगैरह, मेटेलिक टारगेट, इस सबको स्ट्राइक कराने में, खासकर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे वहां बहुत ज्यादा जरूरत होता है, ओके। अब इसी लॉरेंज फोर्स पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहे हैं, हम एक और डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। इस पे साइक्लोट्रॉन बना और वो किस तरह से काम कर रहा है उसको देखो। ये था आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, तो वेलोसिटी सिलेक्टर, लेकिन साइक्लोट्रॉन में जाने से पहले जरा सा वेलोसिटी सिलेक्टर का एक प्रॉब्लम देख लो तो क्लैरिटी आ जाएगी। वेलोसिटी सिलेक्टर में जो वेलोसिटी आ रही थी वो याद करो E/B यही आ रही थी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। तो क्वेश्चन है कि अ प्रोटॉन बीम पासेस विदाउट डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक दूसरे को इक्वली बैलेंस आउट कर लिया, ओके। थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर आर यूनिफॉर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, E की वैल्यू दे रखा है, B की वैल्यू दे रखा है, तो कह रहा है कि वो जो बीम है जो अनडिफ्लेक्टेड जा रही है उसके प्रोटॉन पार्टिकल्स की स्पीड क्या है, ओके। देखो हमें दे रखा है ना जी कि E की वैल्यू 220 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर हो गया, हमें B की वैल्यू दे रखा है 50 इंटू 10⁻³ टेस्ला हो गया, मिली को हमने कन्वर्ट कर लिया। तो कोई अनडिफ्लेक्टेड जा रहा था, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो E/B कर दो, और अगर नहीं भी याद है तो ये लोग QE इक्वल टू QVB एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, QE गया, V इक्वल टू E/B आ गया, ओके। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है सीधा सीधी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है 220 इंटू 10⁻³, मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है 50 इंटू 10⁻⁻3। तो ये 10⁻³ को ऊपर करके 10⁻³ ले लो, ओके। और ये जीरो गया, ये 5 से 5 को 20 0.4, यानी कि 4.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी, राइट। तो ये हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर, कैसे यूज किया जाता है, क्या उसका प्रिंसिपल है वो हमने समझ लिया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैकेनिक्स से जोड़ सकते हैं, राइट,
कि भाई ये प्रोटॉन बीम है, ये ऐसे जा रहा है और ये सामने एक मेटल टारगेट को स्ट्राइक कर रहा है ऐसे ठा ठा करके, तो उस पर ये प्रोटॉन बीम कितना फोर्स लगा रहा होगा, राइट। इसी क्वेश्चन को हम मैकेनिक्स से रिलेट करके देखा जाए। चलो, जो वेलोसिटी आया है इसको साइड में लिख लेते हैं। ये वेलोसिटी मेरा आ गया है 4.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करता है कि कई बार आपको डिफरेंट टॉपिक से जोड़ देता है, तो इसी बहाने थोड़ा मैकेनिक्स, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैकेनिक्स से जोड़ दिया। देखो क्या कैसे जोड़ सकता है। मान लो कि ये हमारे पहले वाले अभी क्वेश्चन में आया कि ये बीम ऐसे गया, ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, ओके। तो हमें दे दिया कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इस पे कि, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रोटॉन बीम इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जिसकी वेलोसिटी हमने निकाल के रखी है, स्ट्राइक्स अ मेटल टारगेट, ऐसे करके गया स्ट्राइक किया, तो आखिर वो कितना फोर्स लगा रहा है। और उसमें दे रखा है कि करंट, इस प्रोटॉन बीम का जो करंट है फ्लो हो रहा है, जैसे कि मान लो ऐसे होगा, ये रहा मेरा, इस बीम को मान ले तो इसमें ये ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे जा रहा होगा और इस मेटेलिक टारगेट को सपोज करो यहाँ हिट कर रहा होगा ऐसे ठा 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 ऐसे, तो उस पर कितना फोर्स लगा रहा है ये मुझे निकालना है। देखो प्रत्येक प्रोटॉन जो जा रहा है वो अपने साथ एक मोमेंटम कैरी कर रहा है, और यहां एक ठा करके यहां मारा और इसमें जाकर रुक गया, ठीक है। तो इसने अपना पूरा का पूरा mv मोमेंटम इसे दे दिया। जब बात फोर्स की आ रही है तो कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम, याद करो मीटर सेकंड ला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, इसने अपना मोमेंटम उसे दे दिया तो फोर्स लगाया। तो देखो अब हम ये निकालें कि भाई मान लो कि यहां से n पार्टिकल्स चले, n पार्टिकल्स गए यहां पर स्ट्राइक किया, तो एक तरह से यहां पर जो मोमेंटम चेंज हुआ एक का m इंटू वी, तो n का n इंटू m इंटू वी, ये हो गया मोमेंटम चेंज, राइट। तो अगर करंट आई है, मुझे दे रखा है कि करंट आई है, तो इस आई के करस्पॉन्डिंग हम निकाल लें कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसको हिट कर रहे होंगे पर सेकेंड एक तरह से। तो देखो आई जो होता है वो क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। अब क्यू मान ले कि n प्रोटॉन जाकर के हिट कर रहा है, तो n प्रोटॉन जाकर के हिट कर रहा है बाई t, ओके। और चार्ज मुझे निकालना है, तो n तो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई e, ओके, ne बाई t आ गया, यानी कि मुझे ये n निकल गया क्या, I इंटू टी बाई ई, ओके। n हम यहां से उठा के यहां रख दे, राइट। तो हो गया I इंटू टी बाई ई, यही n निकला है ना, इंटू m इंटू वी, ओके। अब देखो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि सामने जाकर कितना स्ट्राइक किया तो कितना फोर्स लगाया, तो भाई मोमेंटम को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा, और वही तो फोर्स है। तो डेल्टा पी को अगर मैं इस टाइम से डिवाइड कर दूं तो इधर क्या बढ़ा, mv मोमेंटम इंटू आई बाई ई, राइट। और यही तो हो गया फोर्स, यही तो हो गया फोर्स, तो निकल गया, ये निकल गया तो फोर्स निकल गया। तो चलो मास, प्रोटॉन है ना 1.67 इंटू 10⁻⁻27, किस स्पीड से जा रहा है, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा, 4.4 इंटू 10⁻6, 4.4 इंटू 10� ये हो गया। करंट कितना है, करंट है आपका 0.8 मिली एम्पियर, यानी 8 इंटू 10⁻⁻4, 0.8 इंटू 10⁻3, और ये फिर 0.8 का एक और नेगेटिव कर दिया, 10⁻4 कर दिया। अब ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर गया, क्या हो गया 10⁻19, क्लियर। मैंने कहा कि अगर आप बिल्कुल पास ना हो तो लगभग आप आराम से सेफली उड़ा दो, कोई चक्कर नहीं है। 4.4 इंटू 8 बच गया, कितना हो गया, 8 चौक 32, 2 3 32 और 3 35, यानी कि 35.2। 10 के पावर एडजस्ट करो तो यहां पर देखो पहले 19 और 6 25, 25 पॉजिटिव और 31 निगेटिव, यानी 6 निगेटिव 10⁻⁻6, यानी इसका आंसर आ गया 3.52 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन में, क्लियर। तो थोड़ा सा मैकेनिक्स लगा दिया, बस वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है।
ओके, तो आई थिंक वेलोसिटी सिलेक्टर क्लियर हो गया हमें। अब हम देखें दूसरा डिवाइस जो कि है साइक्लोट्रॉन, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसमें चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देने का काम करते हैं। तो एक्चुअल में ना साइक्लोट्रॉन जो बनाया गया उस समय काम चल रहा था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के स्टडी पे जोर शोर से काम चल रहा था। 1934 के आसपास की बात है ये। तो उस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में आप गोल्ड फॉयल अल्फा एक्सपेरिमेंट ये सब पढ़ रहे होगे, तो उसमें अक्सर जरूरत पड़ता था बॉम्बार्डमेंट के लिए हाईली चार्ज्ड पार्टिकल। हाईली चार्ज पार्टिकल या यूं कह ले कि हाईली स्पीड वाला चार्ज पार्टिकल, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल कहें। तो हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को मेटालिक टारगेट से हीट कराने की जरूरत पड़ता था। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई चार्ज पार्टिकल को उतना ज़्यादा स्पीड कैसे करें। तो चार्ज पार्टिकल को अगर आपको स्पीड अप करना है तो जाहिर सी बात है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ओके, पर हमें जिस ऑर्डर का एनर्जी चाहिए था तो उसमें हमें काफ़ी लंबे दूर तक उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते और इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सीलरेट कराते, तब जाकर के बात करते। तो अब एक तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए ना हमें, तो लैब के अंदर चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉम्बिनेशन से एक जो डिवाइस बना दिया, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन घुमाता था, और मैग्नेटिक फील्ड स्पीड अप स्पीड डाउन तो करता नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड घुमा घुमा के बार बार वहीं ला देता था, और फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड अप कर देता था, फिर मैग्नेटिक फील्ड घुमा के वहीं ला देता था, फिर स्पीड अप कर देता था, और इस तरह से बार बार घुमा के सेम एक तरह से कन्फाइंड सेटअप में काफ़ी ज़्यादा स्पीड गेन हो जाता था। तो इसको अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसकी स्ट्रक्चर को देखो जरा। तो लॉरेंस एंड लोरेंटजेन ये साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को बनाया था, और ये डिवाइस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, इसको समझे। स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। यहां पर ना दो डीज मेटल के ऐसे ऐसे डी के शेप का है ये मेटल, इसलिए डीज नाम दे दिया है, DEES, 2 डीज। ओके, और इन दोनों ये एक यहां पर इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डॉट 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 डॉट, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड समझ लें, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। ओके, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, डॉट 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 डॉट। ओके, यहां पर इन दोनों मेटालिक डीज को, इन दोनों मेटालिक डीज को हम एक ऑसिलेटर मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट देने का, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया है। इसको एक ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया है, इसको नाम दे रहे हैं हम ऑसिलेटर। ये मेरा डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहां पर क्या होता था कि देखो यहां पर आपने वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसमें इस एरिया में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन की हम बात करें, एक प्रोटॉन पार्टिकल यहां पर है, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान लो ले गया ऐसे, किसी समय में ये प्लस है और ये माइनस है, तो हाई से लो ऐसे ले गया, ऐसे ले गया। अब यहां पर जब ये इन किया, यहां पर जब ये इन किया, तो ये एक मेटल है और मेटल के अंदर कोई फील्ड नहीं होता, यानी इस डी वाले एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्या है यहां, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर है। V ऐसे गया तो V क्रॉस B, देखो V ऐसे गया, फील्ड ऐसे, यानी कि वो ऐसे सर्कल में मोड़ देगा। हम केस कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर आए तो सर्कल में घुमा देता है। तो यहां से क्या किया, ये इस प्रोटॉन को ऐसे सर्कल में घुमा के फिर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आया।
और जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा घुमा के लाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सीलरेट करता जाएगा। तो हम कन्फाइंड स्पेस में बार बार घुमा के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फिर यहां से यहां तक स्पीड अप कर दिया। और जितनी देर में, एक चीज यहां पर देखो, इस ऑसिलेटर का काम क्या था, देखो जब ये यहां से चार्ज इधर को जा रहा था तो ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, फील्ड का डायरेक्शन था ये, उसने इस प्रोटॉन को एक्सीलरेट किया। और जब जितनी देर में वो यहां से यहां घूमा, यानी हाफ सर्कल कंप्लीट किया, उतनी देर में ये भी घूम गया, इसकी पोलैरिटी घूम गई। यानी ये प्लस, पहले क्या था, ये प्लस था, ये माइनस था। अब ये ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग फील्ड देता है, ऑसिलेटिंग वोल्टेज देता है। तो ऑसिलेटिंग वोल्टेज का क्या मतलब हुआ, आगे अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे इस तरह का, कि कुछ देर पॉजिटिव डायरेक्शन तो कुछ देर निगेटिव डायरेक्शन अपना चेंज कर लेता है। यानी हुआ क्या कि पहले मान लो ये वाला मिल रहा था, तो ये वाला को ये प्लस माइनस था, तो अब उसके निगेटिव, यानी कि जितनी देर में इसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, उतनी देर में इसका ये साइकिल पूरा हुआ। और तब ये यहां आ गया, यहां आते ही पोलैरिटी पलट गई, यानी ये प्लस और ये माइनस हो गया। ओके, तो फिर देखो प्रोटॉन को जिधर इसकी वेलोसिटी इधर वेलोसिटी है, तो फील्ड इसको इधर मिल गया। और इस वक्त इसकी वेलोसिटी जब यहां से चला था तो वेलोसिटी इधर थी, तो फील्ड इसको इधर मिल गया। तो फिर इसको वो एक्सीलरेट कर देगा, फिर उसकी स्पीड अप कर देगा। और जब वो यहां से यहां पहुंचेगा, जब वो यहां से, ये गैप काफी कम होता है, तो यहां से यहां पहुंच गया। अब देखो यहां से यहां में जितनी देर में ये ऐसे घूमेगा, फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, ये और ये ऐसे होता रहेगा। यानी देखो साइक्लोट्रॉन में जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे, साइक्लोट्रॉन में जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रखेंगे, वो इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए। क्योंकि करना वही है, जितनी देर में ये इतनी यहां से यहां है, उतनी देर में ये पूरा, फिर जितनी देर में ये यहां से यहां गए, उतनी देर में ये पूरा। यानी उसका एक चक्कर में इसका एक ऑसिलेशन पूरा, यानी उसके सर्कुलर का फ्रीक्वेंसी, उसके सर्कल बनाने का फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये एक टाइम पीरियड है और उसका उल्टा फ्रीक्वेंसी। तो इसका फ्रीक्वेंसी उसके सर्कुलर जो चक्कर लगा रहा है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाना चाहिए। बात क्लियर हुई? देखो एक बार फिर क्लियर करने की कोशिश करता हूं। स्पीड अप प्रोटॉन तब हो पाएगा जब वो यहां आए इधर जाने के लिए, तो उसको फील्ड इधर की तरफ मिले, और जब वो यहां आए तो उसको फील्ड इधर की तरफ मिले। यानी जो फील्ड है वो इसके साथ साथ चेंज कर रहा है। तो वही हम दिखा रहे हैं कि जब उसका एक यहां से यहां तक फील्ड पॉजिटिव है, जब उसका ये हाफ सर्कल पूरा हुआ, और यहां से यहां तक फील्ड निगेटिव है, उसमें इसका ये चक्कर पूरा हुआ। तो जब इसका एक चक्कर पूरा हुआ तो इसका भी एक साइकिल पूरा हुआ। यानी इसके सर्कुलर घूमने की फ्रीक्वेंसी और इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, तभी ये काम कर पाएगा। तो देखो, यानी कोई मुझसे पूछे कि भाई ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, तो सीधा सीधे हम कहेंगे जो उसके सर्कल बनाने की फ्रीक्वेंसी है उतनी ही हो। इसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। ओके, तो इसकी सर्कल बनाने की फ्रीक्वेंसी कितनी थी। और ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, बार बार देखो यहां आया ये, और आपको तो पता है चाहे जितना भी बड़ा सर्कल बनाए उसका टाइम पीरियड उतना ही रहता है, 2πm/qb। तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का हमने वही सेट कर दिया है, 2πm/qb, राइट। ये यहां आया फिर, और अब जैसे जैसे ये स्पीड अप हो रहा है इस गैप में, वैसे वैसे उसका v बढ़ रहा है, स्पीड अप हो रहा है, तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा। आपको पता है mv/qb। तो यहां देखो, यहां से यहां आया, थोड़ा स्पीड और गेन कर लिया, थोड़ा सा और रेडियस बढ़ गया। यहां के बाद यहां और स्पीड अप हो गया, थोड़ा और रेडियस बढ़ गया। ऐसे 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 ये स्पीड अप होता जा रहा है, इसी में कन्फाइंड ऐसे, और फाइनली ये यहां पर एग्जिट पोर्ट बना हुआ होता है, जहां से जाकर के ये मेटेलिक टारगेट को हिट करता है निकल करके,
तो ये इस एग्जिट पोर्ट से निकल गया, एग्जिट पोर्ट से निकल गया। बात समझ में आ रही है? तो देखो आप सीधा सीधे इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर कोई मुझे पूछे कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो सीधा सीधी इसका टाइम पीरियड पहले निकाल लो, सर्कल का कितना होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया था, QB/2m, बस इतनी ही होनी चाहिए। इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इसके सर्कुलर घूमने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, रिजोनेंस मैच कर जाए, बार बार घुमाता रहेगा, स्पीड अप करता रहेगा, स्पीड अप करता रहेगा। ओके, दूसरी बात है कि देखो मैक्सिमम ये इसका रेडियस बड़ा होते होते पोर्ट हम बनाते हैं बिल्कुल पेरिफेरल पॉइंट पे, यहां पे समझ लो, यानी मैक्सिमम रेडियस किसके बराबर हो सकता है, तो ये डी के रेडियस के बराबर निकलने से पहले। ओके, तो इसका मैक्सिमम रेडियस, ये वाला सबसे बड़े सर्कल का रेडियस डी के रेडियस के बराबर होगा, उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। हमसे पूछे कि भाई आप एनर्जाइज कर रहे हो, प्रोटॉन को आप एनर्जाइज कर रहे हो, तो फाइनली एग्जिट करने से पहले उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो फाइनली एग्जिट करने से एनर्जी कितनी होगी ये निकालने के लिए हम ये लॉजिक यूज करेंगे कि फाइनली जब वो एग्जिट करेगा तो उसकी रेडियस इस डी के रेडियस के बराबर होगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग जब रेडियस डी के बराबर होगी तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, mv/qb। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने स्पीड देख लिया, जब फाइनल सबसे बड़े सर्कल का रेडियस r बना तब उसकी स्पीड क्या है, और ये v मुझे निकल गया qbr/m। तो इस v के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वही एनर्जी ऑफ एग्जिट हो गया उस प्रोटॉन का। तो क्या हो गया भाई, देखो एनर्जी हो गया हाफ मास v², राइट। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास ले लेंगे, प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, जो है उसका मास ले लेंगे, तो हो गया हाफ mv², दैट इज q² b² r²/m²। गया mm अपने घर, क्या बचा डियर, q² b² r²/2m। यही है फाइनल एनर्जी ऑफ एग्जिट, एनर्जी ऑफ एग्जिट डायरेक्ट याद रखो, q² b² r²/2m और फ्रीक्वेंसी qb/2πm। ओके, तो किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके जो अपना अल्टीमेट पर्पस जो था कि एक चार्ज पार्टिकल को काफ़ी एनर्जी दिया जाए, काफ़ी स्पीड अप किया जाए, तो किस तरह किया गया ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। तो पर इसके ना कुछ एक तरह से लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि पहला ये इलेक्ट्रॉन यानी हल्के पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं कर पाता है। तो क्यों कैसे ये क्या दिक्कत आती है, हम उस चीज़ को देखेंगे। तो पहले इसकी लिमिटेशन को समझते हैं और फिर इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं फर्दर क्लैरिटी के लिए। चलो, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। देखो, किसी भी पार्टिकल का स्पीड लाइट के कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन हो जाती है तो उसका मास फिक्स नहीं रहता है, मास एनर्जी रिलेशन उसमें रिलेटिविटी आने लगती है और तब उसका मास बन जाता है रेस्ट मास √1 माइनस उसकी स्पीड बाई लाइट की स्पीड का स्क्वायर। अब देख लो, अगर आप v को c कर दिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0 और मास आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, यानी जब हम काफी स्पीड पार्टिकल की बात करते हैं तो वहां पे नॉर्मल मैकेनिक्स फेल होने लगता है, वहां पर मास एनर्जी सब कुछ वैरी करने लगता है, खुद उस पार्टिकल का मास बढ़ने लगता है, बढ़ के देखो इनफाइनाइट हो गया। ओके, तो यहां पर देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इलेक्ट्रॉन काफी हल्का पार्टिकल है, उसको थोड़ी ही सी एनर्जी मिलने पे वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप होने लगता है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होने लगती है कि फिर उसका मास यहाँ से डिस्टर्ब होने लगता है, और मास जब डिस्टर्ब होने लगेगा तो रेडियस देखो क्या होता है mv/qb, और टाइम पीरियड आपका क्या होता है 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी आपका हो जाता है qb/2πm। ओके, फ्रीक्वेंसी आपका हो जाता है qb/2πm। ओके, qb/2πm।
अगर जो आपका मास डिस्टर्ब करने लगेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं डिस्टर्ब करने लगेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करने लगेगा तो उसका प्रिंसिपल ही अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि आपने साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे बनाया है? आपने साइक्लोट्रॉन इस प्रिंसिपल पे बनाया है कि उसके गोल गोल घूमने का टाइम पीरियड ऑसिलेटर के टाइम पीरियड से मैच कर जाए। इसके गोल गोल घूमने की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तभी ना उस फील्ड में बार बार लाएगा और बार बार स्पीड अप कर पाएगा। क्योंकि एक बार इधर से इधर फील्ड देना है उसको, उधर गया तो उधर से उधर फील्ड देना है, तो फील्ड के बदलने जो बात हमने देखी। ओके, तो अगर मास वेरी करने लगा तो इसके गोल गोल घूमने वाली सर्कुलर फ्रीक्वेंसी वेरी करने लगेगी, ऑसिलेटर से मैच नहीं कर जाएगा, आउट ऑफ सिंक हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो यह बात समझ में आई कि हल्के पार्टिकल को ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, हल्के पार्टिकल को यह स्पीड अप उतना नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर आप नॉर्मल पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स भी ले तो हैवी चार्ज पार्टिकल्स भी लेते हो, जैसे आप प्रोटॉन ले लो, आप ड्यूट्रॉन ले लो, आप अल्फा पार्टिकल ले लो, ठीक है, इसको भी चक्कर वही है कि इसको भी हम स्पीड अप करेंगे, तो इसको भी स्पीड अप करेंगे तो बात फिर यहाँ के फंसने लगेगी। यानी किसी भी पार्टिकल को, हैवी पार्टिकल अब इलेक्ट्रॉन में हो जाता कि बहुत जल्द वहां पहुंच जाता, तो बहुत जल्द अगर वहां पहुंच गया तो उसको मोमेंटम अभी उतना नहीं मिला क्योंकि मास कम है। तो ये भी उस पार्टिकुलर वेलोसिटी कह लो कि कंपेरेबल वेलोसिटी जब आने लगेगा तो उससे ज़्यादा तो हम स्पीड अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी में फिर वही दिक्कत आएगी। तो बहुत ज़्यादा स्पीड अप भी नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारी लिमिटेशन है। ठीक है, तो एक तो हो गई लिमिटेशन ऑफ स्पीड, और दूसरा हल्के पार्टिकल को इससे स्पीड अप करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में नहीं बनता है। ओके, तो दोनों इस लिमिटेशन के बाद अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अल्टीमेटली जब वो एग्जिट पोर्ट से निकलता है तो उस वक्त उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये आर क्या हो जाएगा, रेडियस वो बड़ा वाला डीज के रेडियस के बराबर हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन अ साइक्लोट्रॉन इज, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया आपने, और उसका जो डीज का रेडियस आर आपका है 1.8 मीटर, जो फाइनल उस सर्कुलर पाथ का रेडियस बन जाएगा इस फॉर्मूले में। यहां what is frequency of electric field, what is frequency of electric field and what will be energy of emergent proton in mega electron volt। देखा? ओके, बनाए सॉल्यूशन। दे रखा है हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.7 टेस्ला, 7 इंटू 10 टू द पावर -1 टेस्ला। हमें दे रखा है डीज का रेडियस आर इक्वल टू 1.8 मीटर। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ले, क्या हो जाता है QB बाई 2πm, टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड 2πm बाई QB, फ्रीक्वेंसी QB बाई 2πm। Q कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है ये 7 इंटू 10 टू द पावर -1, 7 इंटू 10 टू द पावर -1, और 2 इंटू पाई इंटू फिर मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, ऊपर गया पॉजिटिव हो गया। इस तरह के कैलकुलेशन में जब पाई डिनोमिनेटर में आए तो एक काम करना, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, तो ये पाई नीचे वाले पाई को पाई स्क्वायर बना देगा, और पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर होता है, 9.86, हम रफली 10 ले लेते हैं। तो इस पाई स्क्वायर को उड़ाया और यहाँ 10 टू द पावर -1 कर दिया, ये 10 था, ऊपर गया 10 टू द पावर -1, तो नीचे थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, राइट। 1.67 को यहां से उड़ाओ, तो अब क्या बच गया, 2 से उड़ाओ 3.5 हो गया, तो हो गया 3.5, पाई की वैल्यू 3.14, और 10 के पावर को अब एडजस्ट करो तो 19 निगेटिव, 20 निगेटिव, 21 निगेटिव, और 27 यानी 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। तो यहां देखो 35 है, 35 3 जा 105, 10.5 और 0.14 और है, तो लगभग ये 11 के आसपास देगा, लगभग 11 के आसपास।
11 इंटू 10⁻6 है, जो कि हो गया क्या 1.1 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। 1.1 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखो, 10⁻7 मिस्टर 10 लाख बार ये ऐसे ऐसे हो जाए 1 सेकेंड में। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब पूछ रहा है क्या, एनर्जी। क्या एनर्जी का फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ओके, एनर्जी मेरा क्या है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, फिर से लिख दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, मेरा मैग्नेटिक फील्ड 0.7 टेस्ला, यानी 7 इंटू 10⁻⁻1। तो 7 इंटू 10⁻⁻1 या 0.7 ही रखो अगर, तो 0.7 का स्क्वायर 7×7 = 0.49, लगभग आधा हो जाएगा। और रेडियस का स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, 3.24 डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू मास। मास प्रोटॉन की बात हो रही है, 1.67 इंटू 10⁻27 ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया। कट करें कुछ, इससे लगभग इसको उड़ा दिए हम, और इससे हम इसको उड़ा दिए। अब रफली देखो 0.8 और ये है 0.5 रफली, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 0.4 दोनों मिलकर कर 0.8 इंटू 5 8 × 40 0.4 हो गया। और इसमें मल्टीप्लाइड होना है किससे, 3.24 से। और 10 के पावर में 19 दूना 38, 38 निगेटिव 27 पॉजिटिव, 27 10 37 1 38, 10⁻⁻11। क्या निकाल रहे हैं हम, एनर्जी निकाल रहे हैं। पर हमारा यहाँ पर देखो एक चीज़, हमने एनर्जी निकालने तो लगे, पर यहाँ पर एनर्जी पूछा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा कैलकुलेशन ना और आसान हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो, 1 मिनट, इसको इस तरह से कैलकुलेट ना करेंगे, हम इसे छेड़ नहीं रहे हैं, कोई कटिंग ना करें। 1.6 ही था, 1.6 ही था, यहाँ भी हमने नहीं काटा और यहाँ भी हमने नहीं काटा है। अभी देखना ये कैलकुलेशन फर्दर कैसे आसान हो जाएगा तुमको। हमको ना एनर्जी जूल में नहीं पूछ रहा है, हमको एनर्जी जूल में नहीं पूछ रहा है, हमको एनर्जी पूछ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां नॉर्मली एनर्जी जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्हीं सब में चलती है। और वहीं पे ज़्यादा, मैंने क्या कहा कि मॉडर्न फिजिक्स में ही ज़्यादा यूज होता है कि भाई चार्ज पार्टिकल को आप मेटेलिक टारगेट से बॉम्बार्डमेंट करा रहे हो, कभी एक्सरे निकाल रहे हो, कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे हो, कभी न्यूक्लियस को स्ट्राइक करा रहे हो। ओके, तो वहां हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही जरूरत पड़ेगी। तो वहां कैलकुलेशन थोड़ा मेरा और आसान हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना होता है ना, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको हम जूल में ले जाना चाहते हैं, तो सीधा सीधी करते क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देते हैं। मतलब 10 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बन जाएगा। सिंपल, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की वैल्यू रख दोगे, चला जाता है जूल में। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाने में मल्टीप्लाइड बाई ई हुआ है, तो क्या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने में डिवाइडेड बाई ई नहीं हो जाएगा? मेरा मिस्टर, ये चीज एसआई में हम लेके चल रहे थे, मेरी एनर्जी आ रही थी जूल में, तो जूल को अगर मैं ई से डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बन जाएगा? बस लो, क्लियर, ये बात क्लियर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल मल्टीप्लाई जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई। ओके, यही चीज मैं वहां लगा रहा हूं। ये एनर्जी किस में है, जूल में, इसको डिवाइड कर दे रहा हूं मैं एक ई से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ऊपर जाके एक और 10⁻19, और अब ये किस में आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात समझ में आई? ये अब आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसमें हमें डायरेक्ट पूछा गया है। तो यहां पर देखो क्या मजेदार चीज हो गई, इसको भी ऊपर मत ले जाओ, देखो और कट होगा, ये पूरा का पूरा एक यहां से यहां कट गया, और अब 1.67 से 1.6 रफली ये उड़ा दिए। तो अब बच गया मेरे पास मात्र और मात्र, देखो यहाँ 0.5,
ये 0.49 है रफली, इसको 0.5 ले लें तो उसको कर दो हाफ, इसको हाफ कर दो, और एक हाफ ये वाला नीचे है, और ऊपर आ गया 3.24 इंटू, अब देखो पावर कितना बचा, 10 टू द पावर 27, एक तो 19 उड़ गया था, तो 19 10 टू द पावर पॉजिटिव 8, 10 टू द पावर पॉजिटिव 8 इतना बचा। और पूछा आपसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10 टू द पावर 6 एक और निकाल लो, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 और माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 3.24 को 324 कर देता हूँ, कारण ये 10 टू द पावर 6 बच जाएगा, तो इस 10 टू द पावर 6 को ना मेगा में यूज कर लूँगा मैं। तो इससे काटो, 4 8 32, 4 एकम 4, 81 आया, तो रफली ये आया कितना, 81 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धीरे धीरे ना हमें कैलकुलेशन को धीरे धीरे थोड़ा सा सहज बनाते जाना है, थोड़ा फास्ट सीखते जाना है। तो इसमें सबसे बड़ा जो सावधानी पॉइंट है कि सबसे पहले आप ABCD अपने ऑप्शंस को देखो। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो जैसे मैंने कहा पाई स्क्वायर को 10 कर दो, पाई स्क्वायर को लगभग 10 ले लो, 9 पॉइंट, अभी जो ये आया था कि भाई 1.67 को ना 1.6 रहे तो ख़त्म कर दो नीचे ऊपर, तो ये सब हम कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों इकट्ठे लगे तो लॉरेंज फोर्स हो जाते हैं। लॉरेंज फोर्स से हमने वेलोसिटी सिलेक्टर देखा, लॉरेंज फोर्स से हमने साइक्लोट्रॉन देखा। ओके, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज्ड पार्टिकल पे दोनों फोर्सेज को हमने देख लिया। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे कि करंट इन अ वायर। अभी तो हमने इंडिविजुअल चार्ज पे देखा ना, क्यू चार्ज पे क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब हम देखेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, क्योंकि उसमें भी तो भाई करंट है, तो क्या फ्लो ऑफ चार्ज है, तो उस पे ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।